हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। मींस किसी मिक्सचर में जो सब्सटेंस आपस में मिक्स्ड है उन सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाता है उसको आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स of the mixture। मीन्स कोई मिक्सचर जिन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ओके, तो उन सब्सटेंस को हम एक दूसरे से सेपरेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे separation of constituents of heterogeneous mixture। ओके, मीन्स किसी हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंस आपस में मिक्स्ड है उन सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाएगा उसको हम फर्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड particles in suspension। तो सस्पेंशन क्या होता है हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। तो सस्पेंशन एक टाइप का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें किसी लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल को हम सस्पेंशन से सेपरेट करना सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो देखो, इसको एग्जांपल के तो समझो। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय बनाने के बाद हम क्या करते हैं? चाय को छानते हैं। तो चाय को छानते हुए क्या करते हैं उसमें कि चाय में जो प्रेजेंट चाय पत्ती है वो चाय पत्ती चाय में सस्पेंडेड रहती है और उसको अगर हम एक जगह रख देंगे तो चाय पत्ती कुछ देर के बाद नीचे जाके सेटल हो जाएगी। तो एक तरीके का क्या है? सस्पेंशन। ठीक है, तो हमें अगर चाय पत्ती को चाय से सेपरेट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? चाय छन्नी यूज करते हैं, मींस फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, इट मींस अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो किसी सस्पेंशन में प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल को सस्पेंशन से मींस किसी लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, ठीक है, जैसे सुनो, किसी सस्पेंशन में जो लिक्विड होता है और उस लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उन सस्पेंडेड पार्टिकल को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा मेथड? दैट इज फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उस मेथड का नाम क्या होगा? फिल्ट्रेशन। ओके, फिर यहां पर कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए? मटेरियल रिक्वायर्ड। तो देखो, हमें रिक्वायर्ड होगा फिल्टर पेपर जो कि आसानी से लैब में अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर फिल्टर फनल रिक्वायर्ड होगा एंड फ्लास्क रिक्वायर्ड होगा जिसमें हम लिक्विड को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया उसका। तो कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास लेट्स सपोज कंटेनर है जिसमें सस्पेंशन प्रेजेंट है। तो यहां पर है सस्पेंशन मींस एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसमें किसी लिक्विड में
सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, ठीक है, जो कि कुछ देर के बाद नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स हल्के फुल्के इस लिक्विड के अंदर तैरते रहेंगे, ठीक है, या फिर हल्के फुल्के डिसॉल्व रहेंगे। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे, एक रिसीवर फ्लास्क लेंगे जिसमें हमें लिक्विड को रिसीव करना होगा। सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ये है रिसीवर फ्लास्क। ओके, फिर हम इसमें फिल्टर फनल इंट्रोड्यूस करेंगे। फिल्टर फनल, ये क्या है, फिल्टर फनल। ओके, एंड इसमें हम एक सेकंड को फिल्टर पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये ब्लू कलर से जो बना रहा हूं, अरे यार सेकंड फट गया पूरा, थोड़ा सा केयरफुली बनाना होगा। डिजाइन में लेते हैं इसका। ओके, ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये है फिल्टर पेपर। ओके, फिर हम इस सस्पेंशन को इसमें पोर करेंगे, फिल्टर पेपर में डालेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिनकी साइज काफी ज्यादा होती है, वो सस्पेंडेड पार्टिकल फिल्टर पेपर में रह जाएंगे, और जो लिक्विड है वो लिक्विड फिल्टर पेपर से छन के यहां हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या किया, लिक्विड को उसके सस्पेंडेड पार्टिकल से सेपरेट कर दिया। तो उस सिंपल से मेथड का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन। क्लियर। और जो हमें यहां पर सेपरेटेड लिक्विड मिलता है, उस सेपरेटेड लिक्विड को कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फिल्टरेट। उसको क्या बोलेंगे हम, फिल्टरेट बोलेंगे। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फिल्टरेट। यहां तक क्लियर। और फिर ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहां रहेंगे, इस फिल्टर पेपर में प्रेजेंट है। क्लियर है तक सभी को। चलिए, तो सिंपल सा मेथड है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्लियर। चलिए, तो नोट कर लो इसको, नोट कर लिए। चलिए, फिर देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चावल बनाते हैं तो चावल बनाने से पहले चावल को धोते हैं। तो चावल को धोते कैसे हम, तो पहले क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में पानी लेते हैं, और पानी लेने के बाद उसमें चावल डालते हैं, ठीक है। फिर हमने चावल को धो लिया पानी में, फिर क्या करेंगे, हम उस कंटेनर को एक जगह रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि चावल नीचे जाके सेटल हो जाए। ओके, फिर जो बचा हुआ पानी है, उस बचे हुए पानी को हम कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो सोचो, आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को, है ना। तो क्या करते हैं, उस कंटेनर को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, और टिल्ट करके उसमें से पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे पानी चावल से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो सेपरेशन की टेक्निक है या फिर सेपरेशन का मेथड है, उस मेथड को सिंपली कहा जाता है डिकेंटेशन।
ठीक है, तो हम डिकेंटेशन के थ्रू भी सस्पेंशन से सस्पेंडेड पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और मेथड क्या हो जाएगा, डिकेंटेशन। ओके, तो डिकेंटेशन में क्या किया जाता है, तो हमारे पास इनिशियली एक कंटेनर है और उस कंटेनर में सस्पेंशन प्रेजेंट है। ठीक है, और सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड है इनिशियली। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे कुछ देर के लिए एक जगह रख के, है ना, अलाउ टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए एक जगह रख देंगे इसको, जिससे क्या होगा, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड पार्टिकल धीरे धीरे नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे जाके सेटल हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस का भी नाम है और उसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन। तो अल्टीमेटली पहले हम क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन करा रहे हैं, मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकल को नीचे सेटल होने के लिए अलाउ करना, सेडिमेंटेशन। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, जिसमें ये हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड के बॉटम में ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, सेडिमेंटेशन। क्लियर है यहां पर। फिर हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और दूसरे खाली कंटेनर में लिक्विड को भरेंगे या फिर लिक्विड को सेपरेट करेंगे इस पर्टिकुलर सस्पेंडेड पार्टिकल से। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिकेंटेशन। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने इसको टिल्ट किया और एकदम ये प्रोसेस थोड़ा स्लो करना पड़ता है हमें। ओके, सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहां पर नीचे सेटल्ड रहेंगे। ओके, एंड हम केयरफुली किसी दूसरे खाली कंटेनर में इस लिक्विड को कलेक्ट कर लेंगे। यहां से ये जो लिक्विड है वो फ्लो होके इसमें कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक। ये है सेडिमेंटेड सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, लिक्विड को उसके सस्पेंडेड पार्टिकल से सेपरेट कर लिया थ्रू डिकेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले सेडिमेंटेशन करा रहे हैं, उसके बाद फिर डिकेंटेशन करा रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसको, सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन। क्लियर है यहां तक। बट इस प्रोसेस में हमें बोल सकते हो एक तरीके से अच्छी खासी अमाउंट में प्योरिटी नहीं मिलेगी। मीन्स ये जो लिक्विड हमें मिलेगा वो 100% प्योर नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स इस लिक्विड के साथ यहाँ पर आ जाए। क्लियर है तक। हल्के सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कुछ हल्के फुल्के पार्टिकल इस लिक्विड के साथ इस रिसीवर फ्लास्क में आ सकते हैं। तो इस वजह से इसमें कम चांसेस, इसमें जो हमें प्योरिटी मिलेगी वो कम प्योरिटी मिलेगी। ठीक है, और फिल्ट्रेशन में हमें प्योरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो
फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा बेटर मेथड है किससे, डिकेंटेशन से। क्लियर है तक, दैट इज फिल्ट्रेशन इज बेटर देन डिकेंटेशन। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए, तो ये दो मेथड्स हो गए, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट मेथड देखो, तो नेक्स्ट मेथड है filtration by using separating funnel. Filtration by using separating funnel. तो separating funnel का यूज करके हम किस टाइप के हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उसको देखो। इसको डाल देते हैं। अभी हम फिलहाल हेटेरोजेनियस मिक्सचर को ही सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसका सेपरेशन करा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ टू इममिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। दो लिक्विड्स जो कि आपस में इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल को इममिसिबल भी कहा जाता है। तो टू इममिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, क्या यूज करके, सेपरेटिंग फनल यूज करके, ठीक है। तो यहां पे जो प्रिंसिपल है, वैसे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है, इट वर्क्स on the basis of different density of liquids which are insoluble, ठीक है। मीन्स हम जिन लिक्विड्स को जो कि आपस में इनसॉल्युबल है, जिन लिक्विड्स को आपस में सेपरेट कर रहे हैं, उन लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। और डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से जो लिक्विड कम डेंसिटी वाला होता है वो ऊपर रहता है, और जो लिक्विड ज्यादा डेंसिटी वाला होता है वो नीचे रहता है, ठीक है। उसको डायग्राम के थ्रू समझो, पहले लिख लो। तो डायग्राम के थ्रू समझो इसको। यहां पर हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल, ओके। ठीक बन रहा है। ओके, तो ये सेपरेटिंग फनल, जिसमें हम यहां से जिन लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना है उसको पोर करेंगे। तो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, और सेकंड जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर रहेगा, जिस लिक्विड की डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर रहेगा। जैसे कि केरोसिन और वाटर का मिक्सचर, तो केरोसिन की डेंसिटी
कम होती है वाटर से, तो वाटर नीचे रहता है सेपरेटिंग फनल में और केरोसिन ऑयल ऊपर रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये है लिक्विड हैविंग लेस डेंसिटी और ये है लिक्विड हैविंग मोर डेंसिटी। ओके, और ये है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, और ये स्टॉप कॉक लिक्विड को नीचे फ्लो होने से रोकता है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं तो लिक्विड नीचे फ्लो होता है। स्टॉप कॉक क्लियर। और यहां पर हमने एक रिसीवर फ्लास्क ले लिया, ये है रिसीवर फ्लास्क। ये अरेंजमेंट समझ में आया सभी को? तो हमने क्या किया, एक सेपरेटिंग फनल लिया, उस सेपरेटिंग फनल में हमने बाहर से 2 इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को पोर किया। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है जिसकी वजह से ये लिक्विड अभी फिलहाल नीचे, ये लिक्विड का मिक्सचर नीचे नहीं जा रहा है। क्लियर है आपका? अब उसके बाद जब ये सेटल हो जाएंगे, मीन्स हाई डेंसिटी वाला, लो डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे हो जाएगा और लो डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस स्टॉप कॉक को हटाएंगे, धीरे धीरे हटाना है ना, और हटाकर फिर ये जो मोर डेंसिटी वाला लिक्विड है वो धीरे धीरे यहां से बाहर निकलेगा और कहाँ क्या बोलते कलेक्ट होगा, रिसीवर फ्लास्क में कलेक्ट होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये लिक्विड नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर वाला लिक्विड भी नीचे जाता जाएगा। तो जैसे ही ये सारा लिक्विड नीचे आ गया, मींस इस रिसीवर फ्लास्क में कलेक्ट हो गया, वैसे ही फिर हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे, जिससे ये जो लिक्विड है वो लिक्विड इसी सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा और ये लिक्विड इस रिसीवर फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, दोनों लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे। समझ गए यहां तक? तो ये है सेपरेशन मेथड ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसको भी नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया? अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। सेपरेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉलिड in which one is magnetic and other is non magnetic। ओके, मीन्स अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 सॉलिड का मिक्सचर जिनमें से एक टाइप का सॉलिड मैग्नेटिक होगा और दूसरा टाइप का सॉलिड नॉन मैग्नेटिक होगा। तो उस मिक्सचर को हम एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, मीन्स उस मिक्सचर में जो प्रेजेंट 2 डिफरेंट सॉलिड्स हैं उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उस मेथड का नाम होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्लियर? तो यहां पर हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो क्या है, तो अल्टीमेटली हमें यूज करना है मैग्नेट। ठीक है,
जो कि बार मैग्नेट भी हो सकती है और शू मैग्नेट भी हो सकती है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में। ठीक है, बार मैग्नेट कैसे होती है? एक बार की तरह, रेक्टेंगुलर बार की तरह, इस तरीके से। ठीक है, इस टाइप की। ओके, और हॉर्स शू मैग्नेट कैसे होती है? तो इस तरीके से खेलते होंगे ना, आपको बचपन में खेला होगा आपने मैग्नेट से। क्लियर? और एक चाइना डिश जिसमें हम उस मिक्सचर को रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है ऐसे मिक्सचर का? एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स। ठीक है, लोहे के छिलके और सल्फर पाउडर, तो इन दोनों का मिक्सचर है। उन दोनों मिक्सचर को, उस मिक्सचर को हमें, उस मिक्सचर में प्रेजेंट जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखो, सल्फर कैसा होता है? नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, और आयरन मैग्नेटिक। ठीक है, तो आयरन चुंबक से चिपके, आयरन के पार्टिकल्स चुंबक से चिपक जाएंगे और सल्फर के पार्टिकल्स चुंबक से चिपकेंगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम मैग्नेट के थ्रू आयरन पार्टिकल्स को सल्फर पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम में देख लो। ये हमने चाइना डिश लिया, जिसमें लेट्स सपोज सल्फर के पार्टिकल्स हैं। ये जो ब्लू पार्टिकल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सल्फर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसमें मिक्स्ड है आयरन के पार्टिकल्स। इस तरीके से बना लो। ये भी तरीके से हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही है। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लैक पार्टिकल्स हैं वो आयरन के छिलके हैं, और जो ब्लू सर्कल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ब्लू पार्टिकल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो किसके हैं? सल्फर के। ठीक है, एंड सल्फर का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। ठीक है, एंड आयरन का कलर कैसा होता है? बोल सकते हो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हॉर्स शू मैग्नेट यूज करेंगे। इस तरीके से। ठीक है, जिससे क्या होगा? ये जो एक काम करते हैं, इसको ब्लू से बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इस तरीके से ये हॉर्स शू मैग्नेट है। तो क्या होगा?
कि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो इससे जाके चिपक जाएंगे, यहाँ पे जाके। फिर उसके बाद जितने पार्टिकल चिपके उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर से इसको साफ कर लेंगे मैग्नेट को, उसको फिर से इसमें डालेंगे, तो जितने पार्टिकल्स बचे होंगे आयरन के वो बचे हुए पार्टिकल्स भी इस मैग्नेट से चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो आयरन के पार्टिकल्स सल्फर के पार्टिकल्स से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का कॉन्सेप्ट। क्लियर है आपका? इसको भी नोट कर लो आप लोग। नोट हो गया? अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अभी हेटेरोजेनियस मिक्सचर का ही चल रहा है ना, जैसे ही चेंज होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स in which one is volatile and other is non volatile। ओके, मीन्स दो सॉलिड का मिक्सचर जिसमें से एक सॉलिड वॉलेटाइल है और दूसरा सॉलिड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब हमने डिस्कस किया हुआ है कि टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, मींस ऐसा सॉलिड जिस सॉलिड की वेपर्स बन सकती है उस टाइप के सॉलिड को कहा जाता है वॉलेटाइल सॉलिड, और ऐसा सॉलिड जिसकी वेपर नहीं बनती तो वो कहलाते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। क्लियर? तो यहां पे वॉलेटाइल सॉलिड की वेपर्स फॉर्म होती है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स की वेपर्स फॉर्म नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली हीट करने पर। क्लियर है तक? तो यहां पे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला था, मैं नाम देता हूं अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड एक वॉलेटाइल सॉलिड है, और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का एंड सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, और तो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो हम मेथड कौन सा यूज करेंगे? तो देखो यहां पर जो हम मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है सब्लिमेशन मेथड। एंड सब्लिमेशन क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मींस ऐसा प्रोसेस, इस प्रोसेस में किसी सॉलिड को हीट किया जाता है, तो हीट करने पर वो सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। यहां पर हम यूज करेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो डायग्राम देखो, यहां पे ये बर्नर है, दिस इज बर्नर, हीट प्रोवाइड करने के लिए, हीट करने के लिए। ठीक है, और ये डिश है, चाइना डिश,
जिसमें हमने क्या रखा है, ये जो आप लोग पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स दो सॉलिड के मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं। तो उसमें एक टाइप के पार्टिकल्स है अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स और दूसरे टाइप के पार्टिकल्स हैं सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स। क्लियर? फिर हमने क्या किया है, ऊपर से इन्वर्टेड फनल इंट्रोड्यूस किया है, उल्टा फनल। ठीक है, तो ये है इन्वर्टेड फनल। ये क्या है, इन्वर्टेड फनल। ठीक है, और यहां पे क्या लगाया गया है, कॉटन प्लग लगाया गया, कॉटन लगाया गया। ठीक है, रुई, ये है कॉटन प्लग, रुई यहां पे डाली गई है। ठीक है, ताकि वेपर्स बाहर ना निकल जाए। ओके, चलिए, तो ये है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, जिसमें से अमोनियम क्लोराइड वॉलेटाइल होता है और सोडियम क्लोराइड नॉन वॉलेटाइल होता है। तो जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे नीचे से, तो हीट करने पर केवल किसकी वेपर्स बनेगी, अमोनियम क्लोराइड की वेपर बनेगी, सोडियम क्लोराइड की वेपर नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम इसको हीट कर देंगे इस मिक्सचर को, तो हीट करने पर अमोनियम क्लोराइड की वेपर बनेगी और वेपर बनने के बाद जैसे वो ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद इस इन्वर्टेड फनल है, फनल लिख दिया मैंने, इसके वॉल्स पे जाके चिपक जाएगी और चिपकने के बाद जब ठंडी होगी, तो ठंडी होने के बाद वापस सॉलिडिफाइड जाएगी वो वेपर और क्या मिलेगा हमें, यहां पर अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स मिलेंगे इस इन्वर्टेड फनल की वॉल्स पे, दीवार पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉटन प्लग क्यों लगाया गया, समझ गया यहाँ तक सभी लोग, कि जो वेपर बनती है अमोनियम क्लोराइड की, वो वेपर बाहर निकल जाती, तो इस वजह से उसको रोकने के लिए, कुछ वेपर्स बाहर निकल जाती है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर हमने कॉटन लगा दिया। ठीक है, ताकि वो वेपर्स अंदर के अंदर ही रहे, इस इन्वर्टेड फनल के अंदर ही रहे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। किसका सब्लिमेशन हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हो रहा है। समझ गए यहां तक? चलिए, तो डायग्राम वगैरह नोट कर लेना और आप लोग की बुक्स वगैरह में दिया होगा डायग्राम। ठीक है, तो उसको बना सकते हो, उसको बना सकते हो। क्लियर? एंड आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करना आना चाहिए अगर आप लोगों से स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, नोट करो इसको भी। ओके, नोट कर लिए? चलिए, अच्छा ये बताओ कि दूध की फैक्ट्री में मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? तो देखो, वहां पे जो प्रोसेस यूज करते हैं, मीन्स मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, तो देखो, टू सेपरेट क्रीम मीन्स बोल सकते हैं तरीके से बटर फ्रॉम मिल्क, which process is used? ओके, तो आंसर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके, और मिल्क फैक्ट्री में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करने के लिए जो मशीन यूज की जाती है, उस मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, यहां पर जो मशीन यूज होती है उसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जिसमें दूध को हाई स्पीड में रोटेट करके, दूध को
हाई स्पीड में रोटेट करके दूध से क्रीम सेपरेट की जाती है। ठीक है, इसको आप लोग घर में भी देखे होंगे कि घर में मिल्क चर्नर आता है। ठीक है, तो मिल्क चर्नर से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से देखा होगा अपने घर में मम्मी क्या करती है, दूध से क्रीम निकालती है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक मिल्क चर्नर आता है, ऐसे करते हैं उसको। आई बात समझ में? चलिए, तो वहां पे जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो भी क्या एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही है। क्लियर है यहाँ तक? तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या होता है, यूजुअली कोलाइडल सॉल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है डिस्पर्जन मीडियम से। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से किसी डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्योंकि जब हम आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में फिजिक्स से पढ़ा होगा, तो वहां पे फोर्स लगता है किस पर, कोलाइडल पार्टिकल्स पे। और यूजुअली हल्के पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैवियर पार्टिकल से सेपरेट हो जाते हैं किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर देखो ब्लड बैंक में ब्लड के कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वहां पर भी जो मेथड यूज होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, तो ब्लड के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो क्या कहलाता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही कहलाता है। और इसके लिए भी वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज की जाती है। क्लियर है सर? एंड ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ब्लड के कंपोनेंट्स में एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, जो कि जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है ब्लड में। ओके, फिर होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, WBC। ओके, एंड प्लेटलेट्स, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऐसा। ठीक है, और क्या होता है, RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मेन कंपोनेंट है किसके, ब्लड के, प्लाज्मा, WBC एंड प्लेटलेट्स एंड RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल। क्लियर है? अगर ये ब्लड के कंपोनेंट भी आप लोगों को याद रखिए, कभी कभी पूछे जा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो इसको भी नोट कर लो। तो ये हुए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो डिस्कस करने वाले हैं हम मेथड ऑफ separation of constituent of homogeneous mixture। ओके, चलिए, तो देखो अगर फर्स्ट हम बात करें टू सेपरेट dissolved sodium chloride, that is salt, from water। तो वाटर में जो डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। तो सॉल्ट को वाटर से सेपरेट किस मेथड से किया जा सकता है, तो सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व रहता है, तो वो मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनियस होगा।
ठीक है। अब उस होमोजेनियस मिक्सचर को तो हम छान तो सकते नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मेथड यूज करते हैं वो हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ओके। तो हम यहां पर एक फ्लास्क ले लेंगे, और उस फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन फिल कर लेंगे। तो ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन हमारे समझ आता है आप लोगों को, एक्वस मींस सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व है तो उसको बोला जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ये बर्नर है, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, ये जो वाटर है वो वाटर धीरे धीरे इवापोरेट होता जाएगा। मींस अगर हमें इवापोरेशन की स्पीड को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से इवापोरेशन की स्पीड इंक्रीज होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम इसको हीट नहीं भी करेंगे तो भी इसमें से वाटर के पार्टिकल्स इवापोरेट होके धीरे 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 बाहर निकलते जाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस काफी लेंथी हो जाएगा। तो प्रोसेस को शॉर्ट में मींस कम टाइम में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे हीट कर सकते हैं ताकि यहाँ से जो वाटर है वो इवापोरेट होकर बाहर निकलता जाए। और जब सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड की वेपर्स नहीं बनती है, तो सोडियम क्लोराइड की वेपर्स नहीं बनेगी और सोडियम क्लोराइड यहीं पे प्रेजेंट रहेगा। और कुछ देर के बाद आप लोगों को मिलेगा कि सारा का सारा वाटर बाहर निकल गया और इस कंटेनर में, इस फ्लास्क में क्या रह गया, केवल सोडियम क्लोराइड रह गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है, उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। क्लियर है यहाँ तक। तो एक और मेथड होता है दैट इज डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है उसको भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो वो क्या है जस्ट अब हम डिस्कस करेंगे, तो इतना नोट कर लो पहले, ओके। चलिए अब समझते हैं डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय डिस्टिलेशन, ओके। तो देखो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस in which liquid is heated to evaporate and forms vapor, and then cool the vapors so formed, that is condensed back to liquid again, ओके। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है किसका, डिस्टिलेशन का। तो डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, किसी लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, मींस इवेपोरेट करते हैं।
जिससे लिक्विड की वेपर बनती है, ठीक है। फिर उस वेपर को कूल किया जाता है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं, मीन्स कंडेंस कर रहे हैं, उसको वेपर को कंडेंस कर रहे हैं, जिससे क्या मिलेगा हमें, लिक्विड मिलेगा, ठीक है। तो जो एंटायर प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस, उसे कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। मीन्स किसी लिक्विड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट करना, फिर वेपर को वापस से ठंडा करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना, कहलाता है डिस्टिलेशन। समझ गए यहां तक? तो ये है मीनिंग इसका डिस्टिलेशन का। क्लियर है तक? चलिए अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड को किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो हमने यूज किया था कौन सा मेथड, इवेपोरेशन। तो हम यहाँ पर डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे? तो हमारे पास ये पूरा अरेंजमेंट है ना। अब इस अरेंजमेंट में क्या क्या है उसको देखो। तो ये है एक राउंड बॉटम्ड फ्लास्क, तो ये है राउंड बॉटम्ड फ्लास्क, ओके। और ये स्टैंड है जिसपे इस फ्लास्क को रखा गया है, और ये भी स्टैंड ही है जिससे इस फ्लास्क को सपोर्ट किया गया है, ओके। फिर यहां पे आप लोगों को जो अरेंजमेंट दिख रहा है, तो ये क्या है, ये है कंडेंसर। ये क्या होता है, कंडेंसर होता है। तो कंडेंसर एक डिवाइस होता है जिसमें हम हॉट वेपर को कूल करके कंडेंस करते हैं और कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए यहां तक? तो कंडेंसर में किया जाता है वेपर को कूल और कूल करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट, ठीक है। और ये है रिसीवर फ्लास्क, रिसीवर फ्लास्क, ठीक है। एंड कंडेंसर में यहां से कोल्ड वाटर फ्लो कराते हैं, और यहां से हॉट वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। कोल्ड वाटर इन, हॉट वाटर आउट। और इस फ्लास्क से, राउंड बॉटम फ्लास्क से ये पाइप अटैच है, जो पाइप कंडेंसर का पार्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम इस कंडेंसर फ्लास्क में किसी लिक्विड के सॉल्यूशन को फिल करके यहां से हीट करेंगे, ठीक है। यहां पर एक बर्नर लगा लेते हैं, ये बर्नर है, ओके। तो ये क्या है, बर्नर, ओके। तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें वाटर है और वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर वाटर होगा इवेपोरेट और कन्वर्ट होगा वेपर में। सोडियम क्लोराइड इवेपोरेट नहीं होगा, तो वो सोडियम क्लोराइड इसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे, वाटर इवेपोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद इस पाइप से कंडेंसर की तरफ जाएगा। ये देखो, ये वेपर है ना वाटर की, जो मैं शो कर रहा हूं वो वेपर है, ठीक है। और इस तरीके से पाइप के थ्रू कंडेंसर के पास जाएगा, और कंडेंसर में क्या फ्लो हो रहा है, नीचे से
कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, और यहां से हॉट वेपर आ रही है। तो ये वेपर आ रही है जो कि ठंडे पानी से कूल होगी, ठीक है। अब कूल होने पर क्या होगा, इसका वापस से वेपर का वापस से क्या होगा, लिक्विफिकेशन होगा, मीन्स वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर वो इस रिसीवर फ्लास्क में कलेक्ट किया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहां पे जो प्रेजेंट सॉल्यूशन है जिसमें वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है, उसमें से हम वाटर को सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट करके अलग से कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा सॉल्यूशन इवेपोरेट हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, केवल सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स बचेंगे, और वाटर पूरा पूरा कहां चला जाएगा, इस रिसीवर फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर हो जाएगा और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, डिस्टिलेशन कहला रहा है। और डिस्टिलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्युबल सॉल्ट को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। समझ गया तक? एक बार वापस से इसको एक बार देख लो। हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, फिर उस राउंड बॉटम फ्लास्क को कंडेंसर से कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ पाइप, ठीक है। और फिर हम इसको जब हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर वाटर की वेपर बन रही है, वेपर पाइप के थ्रू पास हो रही है, और जब वो पाइप से पास हो रही है तो वेपर कूल होगी, किसके द्वारा, कोल्ड वाटर के द्वारा। तो कोल्ड वाटर वेपर को कूल करेगा और कूल करके लिक्विफाई करेगा, मींस लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और जब लिक्विड बनेगी तो लिक्विड यहाँ पर अलग से कलेक्ट हो जाएगी रिसीवर फ्लास्क में, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि कोल्ड वाटर हॉट वेपर से हॉट वेपर को कूल कर रहा है तो खुद क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, और गर्म होकर यहां से बाहर निकाला जाएगा। क्लियर है तक? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है डिस्टिलेशन का, समझ गए? चलिए नोट करो इतना। नोट कर लिए? अब डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। ओके, मीन्स दो लिक्विड्स जो कि आपस में सॉल्युबल होते हैं, उस लिक्विड के होमोजीनियस मिक्सचर को, उन लिक्विड्स के होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर भी जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो होता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के थ्रू ही दो मिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो डिस्टिलेशन दो टाइप का होता है। तो एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम हटाएंगे नहीं हम, क्योंकि यही डायग्राम यूज होगा सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का
बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है लेट्स सपोज 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारे पास दो लिक्विड है और लिक्विड बी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है। फिर हमने दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया और दोनों लिक्विड एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में देखो, एक लिक्विड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक लिक्विड ऐसा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा है। देखो यहाँ पर दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के लिक्विड मिक्सचर को हीट करके जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है उसको ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे, इन दोनों लिक्विड के मिक्सचर को हीट करेंगे, तो हीट करने पर सबसे पहले कौन सा लिक्विड बॉइल होगा? तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर तो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर जब उसको हीट करेंगे तो हीट करने पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ के 25 से 30 हुआ, फिर 30 से 35 हुआ, फिर 35 से 40 हुआ, फिर 40 से 45 हुआ, फिर 45 से 50। तो पहले कौन सा टेम्परेचर अचीव होगा? 50 डिग्री अचीव होगा। उसके बाद फिर काफी देर के बाद 90 डिग्री अचीव होगा। तो पहले तो कौन सा टेम्परेचर अचीव हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस अचीव हो गया, जो कि इसका लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट था। तो इट मींस जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा सॉल्यूशन का, तो वैसे ही लिक्विड ए की वेपर, मैं या फिर बोल सकते हैं लिक्विड ए बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड ए वेपराइज होकर बाहर निकलता जाएगा सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन में क्या बचा रहेगा? केवल लिक्विड बी बचा रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब बताओ, जब दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से काफी मैच करेगा, मींस ज्यादा डिफरेंस ना हो उसमें, लेट्स सपोज लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट नियर अप्रॉक्स 60 डिग्री सेल्सियस है, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अगर दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में जब हम हीट करेंगे मिक्सचर को, तो लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों की वेपर रिलेटिवली बराबर बन सकती है, और इस वजह से हमें दोनों लिक्विड का सेपरेट उन दोनों लिक्विड को हम सेपरेट आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला केस था, जिस पहले केस में दोनों लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का काफी डिफरेंस था, तो उस केस में हम यूज करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। और जब दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस ना हो, दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो, तो उस सिचुएशन में यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो एग्जैक्ट डाटा की बात करूं तो सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज more than 25 डिग्री सेल्सियस। जब दो मिसिबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो जब दो मिसिबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। ये कब यूज करते हैं? व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना? चलिए, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए, इसको हटा रहा हूं, उसको फटाफट नोट कर लेना आप लोग। फर्स्ट है सिंपल
डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम किसको सेपरेट करेंगे? दो मिसिबल लिक्विड जिन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। तो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम। एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ एसीटोन फ्रॉम वाटर। ओके, तो एसीटोन एक लिक्विड होता है, वाटर भी एक लिक्विड है, और दोनों एक दूसरे में ऑलमोस्ट सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, तो एसीटोन को वाटर से एसीटोन आप लोगों ने देखा होगा कि जो कि पेंट रिमूवर की तरह यूज किया जाता है, पेंट रिमूवर की तरह। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता ही है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है। ओके, तो अब देखो क्या होगा, हमने एसीटोन और वाटर के सॉल्यूशन को इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया है। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? एसीटोन और वाटर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ओके, फिर देखो दोनों लिक्विड में से बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? 56 डिग्री एसीटोन का है। ठीक है, तो टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर यूज करेंगे। यहां पे यूज किया जाता है थर्मोमीटर। ओके, तो ये है थर्मोमीटर। यहां तक क्लियर? चलिए, फिर देखो हम दोनों के सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर कौन सा लिक्विड वेपोराइज होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपोराइज होगा। तो यहां पर एसीटोन और वाटर के सॉल्यूशन में से एसीटोन की वेपर बनेगी, और वेपर बनके ऊपर जाएगी और पाइप के थ्रू कंडेंसर से पास होगी, और कंडेंसर में कूल होगी, और कूल होके फिर लिक्विफाई होगी, और लिक्विफाई होकर फिर ये एसीटोन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? वाटर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने एसीटोन को वाटर से सेपरेट किया थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन। क्लियर है तक सभी को? एंड इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमें 100% प्योरिटी में एसीटोन मिले। क्योंकि हो सकता है हल्के फुल्के बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर के भी वेपर्स इसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है 100% यहाँ पे प्योर एसीटोन ना मिले। तो यहाँ पे जो हमें कलेक्ट होगा उसको वापस से इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो हमें यहाँ पे 100% प्योर एसीटोन मिल सकता है। क्लियर है आप? चलिए, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, नोट कर लो इसको। नोट कर लिए? अब डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेकंड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। एक सेकेंड, क्लोरोफॉर्म
ओके, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस एंड क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 61 अप्रॉक्स, है ना, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स 61 के आसपास, 61 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, तो हम इन दोनों को सेपरेट किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और हम अल्कोहल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है हमें 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया जिसको सेपरेट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये एक और सॉल्यूशन होगा जिसको सेपरेट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट क्या है उसको देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट क्या है, तो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है ये वाला कॉलम, ये आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि पहले नहीं था। ठीक है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है, फिर साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनी हुई है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो कहलाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लास बीड्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कांच के टुकड़े प्रेजेंट होते हैं। यहां तक क्लियर, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, कांच के टुकड़े लगे हुए हैं। ठीक है, एंड बाकी अरेंजमेंट सेम टू सेम है। क्लियर? अब देखो लेट सपोज हमने यहां पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर लिया, यहां पे हमने लिया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर। ठीक है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में। ओके, फिर हमने इनिशियली ये मान के चल रहे हैं कि एसीटोन 50% है और क्लोरोफॉर्म भी 50% है, दोनों की बराबर अमाउंट है इस मिक्सचर में। ठीक है, और ये अभी इनिशियली कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। क्लियर? फिर देखो जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर बताओ कौन सा लिक्विड ज्यादा अमाउंट में वेपोराइज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी ज्यादा वेपर्स बनेगी एज कंपेयर टू द लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो जब यहां पर वेपर बनेगी, उस वेपर में ए की क्वांटिटी मींस एसीटोन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी कम होगी। तो लेट सपोज वो क्वांटिटी 60-40 के रेशियो में है। तो ये कौन सी कंडीशन में, वेपर कंडीशन में। ठीक है, तो यहां पर वेपर्स कलेक्ट हुई किसकी, एसीटोन की और क्लोरोफॉर्म की, जिसमें एसीटोन की क्वांटिटी 60% है और क्लोरोफॉर्म की वेपर की क्वांटिटी 40% है, और ये ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जब ये वेपर्स या फिर बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऊपर जाएगी तो कांच के टुकड़ों से टकराएगी। अब जब कांच के टुकड़ों से टकराती है तो ये वापस से कंडेंस होती है। फिर जब वो वापस से कंडेंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमें लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा, उस मिक्सचर में ए की क्वांटिटी 60% होगी और मींस एसीटोन की क्वांटिटी 60% होगी और क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी 40% होगी। ठीक है, फिर देखो नीचे से और वेपर्स आ रही है, मींस नीचे से और हीट मिल रही है। तो जब वो हीट वापस से, ये देखो अभी वेपर बन चुकी थी, फिर वापस वो कंडेंस हुई ग्लास बीड से टकराने की वजह से, तो वापस लिक्विफाई हो गई। अब लिक्विड स्टेट में एसीटोन की क्वांटिटी 60% और क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी 40%। ओके, फिर नीचे से और वेपर्स आ रही है, वो गर्म वेपर्स है, तो उसकी गर्मी की वजह से, उसकी हीट की वजह से ये जो लिक्विड का मिक्सचर है वो वापस से वेपोराइज होगा। फिर वापस से वेपर बनेगी। तो बताओ
अब फिर से क्या होगा, एसीटोन की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी वेपर स्टेट में, और क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी कम हो जाएगी वेपर स्टेट में। तो लेट्स सपोज ये हो गई 70 और ये हो गई 30, कौन सी स्टेट में, वेपर स्टेट में। फिर ये ऊपर पहुंची, दोनों वेपर्स ऊपर पहुंची और ऊपर जाने के बाद वापस से ठंडी हुई, वापस से ठंडी हुई, वापस से लिक्विफाई हुई, लिक्विफाई हुई लिक्विड स्टेट में, एसीटोन 70%, क्लोरोफॉर्म 30%। फिर नीचे से वेपर्स आ रही है, गर्मी मिल रही है उसको, हीट मिल रही है, तो हीट से वापस वेपोराइज होगा, वापस वेपोराइज होगा तो फिर से एसीटोन की क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, एसीटोन की क्वांटिटी बढ़ गई होगी 80% और क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी 20%, किस स्टेट में, वेपर स्टेट में। फिर ठंडी होगी, फिर ठंडी होने के बाद वापस लिक्विड बना और एसीटोन 80%, क्लोरोफॉर्म 20%, ये यहां तक लगभग टॉप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वेपर का कंडेंसेशन हो रहा है, फिर लिक्विड के मिक्सचर का वापस से वेपराइजेशन हो रहा है, फिर उन वेपर्स का कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे वेपर का मिक्सचर, लिक्विड का मिक्सचर, वेपर का मिक्सचर, लिक्विड का मिक्सचर ऊपर जाता जाएगा और फाइनली यहां पर हमें मिलेगा प्योर वेपर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, ठीक है। और उसको हम यहां से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू कंडेंस, ठीक है। तो फ्रैक्शनल कॉलम का काम समझ में आया सभी को, तो फ्रैक्शनल या फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम समझ में आया। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम है कि जो वेपर्स बनती है दोनों लिक्विड की, उन वेपर्स को वापस से कंडेंस करना, फिर उसके बाद वापस वेपराइज करना, फिर वापस कंडेंस करना, फिर वेपराइज करना, फिर कंडेंस करना, जिससे लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वेपर स्टेट में कंटिन्यूअसली उसकी क्वांटिटी बढ़ते जाती है। लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की क्वांटिटी वेपर स्टेट में कंटिन्यूअसली बढ़ते जाती है जैसे जैसे वेपर ऊपर जाती जाती है। और इस तरीके से हम लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आता है? तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किसका होता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का होता है, जिसमें होते हैं ग्लास बीड्स, और ग्लास बीड्स सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन। क्लियर है आता? इसको नोट कर लो आप लोग। एंड जो एयर में वेरियस गैसेस प्रेजेंट है, उन गैसेस को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है, ठीक है। ओके, यहां से हम बताओ इस रिसीवर फ्लास्क में कौन सा लिक्विड मिलेगा अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का इसका मिक्सचर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, हमें यहाँ पर एसीटोन मिलेगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? क्लोरोफॉर्म रह जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट, नोट करिए। ये कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को स्कूल एग्जाम्स के लिए। एंड इस तरीके से हमने हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर का सेपरेशन मेथड देखा, ठीक है। अब देखो एक और है, एक और टेक्निक होती है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम किस टाइप के सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं या फिर किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उसको देखो। तो यहां पर सेपरेट किया जाता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट impurities from impure solid crystal. Okay, for example, impure copper सल्फेट को प्यूरिफाई करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, ठीक है।
तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो उन इम्प्यूरिटीज को कॉपर सल्फेट से कैसे सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो देखो क्रिस्टलाइजेशन में क्या क्या किया जाता है उसको देखो। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम करते हैं इम्प्योर सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो इम्प्योर सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। फिर डिसॉल्व करके उसको हीट करते हैं, हीट करने से वो जो सॉल्वेंट है वो इवोपरेट होता है, और इवोपरेट होने की वजह से जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन होता जाएगा, ठीक है। फिर हम कंटिन्यूअसली इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करते करते ये जो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, सुपर, या फिर सुपर सैचुरेटेड ना बोलना चाहो तो आप लोग उसको बोल सकते हो कि हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो हमने किसी लिक्विड सॉल्वेंट में कोई इम्प्योर सॉलिड डिसॉल्व किया, और इम्प्योर सॉलिड डिसॉल्व करके हम उसको हीट कर रहे हैं, और हीट करने से उसका इवेपोरेशन हो रहा है, मींस वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन होने की वजह से सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कॉन्संट्रेटेड होता जा रहा है, एंड ऑब्वियस सी बात है हम इसको कंटिन्यूअसली हीट कर देंगे तो सॉल्यूशन काफी ज्यादा कॉन्संट्रेटेड हो जाएगा, जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी काफी ज्यादा प्रेजेंट होगी लिक्विड सॉल्वेंट में, लेकिन वो डिसॉल्व फॉर्म में। अभी फिलहाल इसमें ये डिसॉल्व्ड फॉर्म है, ओके। तो जब हमने इम्प्योर सॉलिड को सॉल्वेंट में डाला, फिर हीट किया, तो ऐसा करने पर उस सॉलिड की जो इम्प्यूरिटीज है वो भी सॉल्युबल हो गई, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई, और जो सॉलिड है वो भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस यहां पे ये हॉट सॉल्यूशन है, हॉट सॉल्यूशन, उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, अलाउ टू कूल, ठीक है। तो कूल करने पर क्या होता है कि जो सॉलिड है वो सॉलिड जो कि हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल था, वो लो टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब उसको हम कूल कर देंगे, तो कूल करने पर उसको एक जगह रखने के बाद कुछ समय के बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्रिस्टल्स बन रहे हैं, इसके उसी सॉलिड के जो सॉलिड उसमें डिसॉल्व था, सॉल्वेंट में डिसॉल्व था, किस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, और इम्प्यूरिटीज अभी भी उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि जो इम्प्यूरिटीज है वो हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे, दोनों टेम्परेचर पे सॉल्युबल रहनी चाहिए, किसमें, सॉल्वेंट में, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, क्रिस्टल मिल रहा है, किसका, सॉलिड का, जो सॉलिड हाई टेम्परेचर पे उसमें डिसॉल्व है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, मींस क्रिस्टल को ऑब्टेन किया, और वो किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो हमें क्या मिल रहा है, प्योर क्रिस्टल मिल रहा है, यहां तक क्लियर। फिर इसको अपन सेपरेट फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर करके प्योर क्रिस्टल को ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे, और हमें क्या मिलेगा, प्योर क्रिस्टल मिलेगा। तो इस तरीके से कॉपर सल्फेट को प्यूरिफाई किया जाता है, उसकी इम्प्यूरिटीज, समझ गए। तो यहाँ पर कुल मिला के हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट की या फिर इम्प्योर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाया, वो यूजुअली एक्वा सॉल्यूशन होता है। उस एक्वा सॉल्यूशन को हीट किया, हीट करने के बाद फिर हमने इसको क्या किया, ठंडा किया। तो ठंडा करने पर हमें क्या मिल रहा है, उस सॉल्यूशन में नीचे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको फिर हम फिल्टर करके सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करके ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, क्रिस्टलाइजेशन का।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लो और डेफिनेशन आप लोग इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से बना सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। ओके, अब देखो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे वाटर है जिसमें हम कोई सॉल्यूबल सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने वाटर में ये सॉल्यूबल सॉलिड डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बताओ इस सॉलिड को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो एक मेथड क्या है? इवेपोरेशन। ठीक है, मींस इस सॉल्यूशन को हीट करके कंटिन्यूअसली जब तक ये पूरा वाटर इवेपोरेट ना हो जाए या फिर वेपोराइज ना हो जाए तब तक हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, और जब ये पूरा का पूरा वाटर वेपोराइज हो जाएगा तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। ठीक है, बट देखो इस मेथड में दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि हो सकता है कि इस सॉलिड में कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो वो इंप्योरिटीज अभी भी मींस आफ्टर इवेपोरेशन भी सॉलिड में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, या फिर हो सकता है ये जो सॉलिड है वो लास्ट में हीट की वजह से जल जाए, झुलस जाए। ठीक है, तो ये सब दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से इससे जो बेटर मेथड है वो कौन सा है? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो। एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। तो उसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इवेपोरेशन में हो सकता है कि जो सॉलिड है वो लास्ट टाइम पे जल जाए, झुलस जाए, तो उसको बोला जाता है चेयरिंग, CHARRING, चेयरिंग बोला जाता है सॉलिड का झुलसना। ठीक है, या फिर दूसरा रीजन क्या है कि सॉलिड में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, वो इंप्योरिटीज आफ्टर इवेपोरेशन भी प्रेजेंट रहेगी किसमें? सॉलिड में। लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन करने पर हमें जो सॉलिड मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती। क्लियर है तक? चलिए इसको भी नोट कर लें। ओके, फिर देखो अगर हमें इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ठीक है, तो इंक जो होती है वो अलग अलग कलर की डाइज का कॉम्बिनेशन होती है, मींस एक पर्टिकुलर इंक में वेरियस कलर की डाइज मिक्स्ड होती है। ठीक है, तो उन अलग अलग कलर की डाइज को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है या फिर जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो सेपरेट different colored component of ink method used is chromatography। ठीक है, तो इसमें जो CHROMA लिखा हुआ है, इट इज क्रोमा। तो क्रोमा क्या रिप्रेजेंट करता है? कलर रिप्रेजेंट करता है। क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, एंड क्रोमेटोग्राफी वेरियस टाइप्स की होती है जिसको आप लोग बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि इंक के कंपोनेंट कलर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लो, फिर और देखते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ चेंजेस। एंड ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो देखो जब भी कोई प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में यूजुअली दो टाइप के पॉसिबल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो कौन से उसको देखो। तो एक है फिजिकल चेंज
और दूसरा केमिकल चेंज। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर किसी प्रोसेस में सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट या फिर फिजिकल डायमेंशन लाइक लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा, इनमें चेंजेस आए, ठीक है, और कोई न्यू सब्सटेंस ना बने, नॉट फॉर्म, तो उस टाइप के प्रोसेस में जो चेंज होगा उस चेंज को बोलेंगे हम फिजिकल चेंज, ठीक है। तो देखो, फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिन चेंजेस में किसी प्रोसेस में सब्सटेंस की केवल फिजिकल स्टेट या फिर फिजिकल डायमेंशंस जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा में चेंजेस आते हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो उस टाइप के चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज, ठीक है। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ चॉक पीस। ओके, तो देखो, इनिशियली लेट सपोज हमारे पास इस लेंथ का चॉक पीस था, ठीक है, इसकी लेंथ है स्मॉल एल, क्लियर। फिर हमने क्या किया, इसको बीच से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद इसमें जो चेंजेस आए वो किस टाइप क्या है उसको देखो। जो चौक है वो चौक ही रहेगी, पेंसिल नहीं बन जाएगी, है ना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। बस क्या होगा, उसके फिजिकल डायमेंशन में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि यहां पर लेंथ में चेंजेस आए, यहां पर लेंथ हो गई हाफ, L/2 L/2। तो अभी भी क्या है, चौक ही है। तो ये जो चेंज है, यहां पर जो चेंज आया वो चेंज कैसा होगा, फिजिकल चेंज। समझ में आएगा सभी को, ठीक है। फिर वैसे ही और एग्जांपल लें। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ओके, तो देखो, वाटर के वेपोराइजेशन में केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ठीक है। तो वाटर होता है लिक्विड स्टेट में, जिसको जब हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या बनती है, स्टीम बनती है, ठीक है। तो स्टीम और जो कि होती है गैसियस स्टेट में। तो देखो, फिजिकल स्टेट में चेंजेस आए, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, क्लियर यहां तक। मीन्स वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रहेंगे और स्टीम में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। मीन्स वाटर का केमिकल कंपोजिशन और स्टीम का केमिकल कंपोजिशन, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। इट मीन्स यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, बस फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। समझ में आता है। तो फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिन चेंजेस में सब्सटेंस की
फिजिकल स्टेट में या फिर फिजिकल डायमेंशन में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। क्लियर आप सभी को? जैसे कि मान लो मैंने यहां पर एक लाइन खींची और ये लाइन किससे बनी हुई है? इंक से बनी हुई है, ठीक है। अब अगर इसको मैं बीच से ब्रेक कर दूं, तो बीच से ब्रेक करने पर यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, इससे चेंजेस आए, और उस चेंजेस में देखो क्या कोई नया सब्सटेंस बना? क्या कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इंक ही है, बस उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो गई है। तो ये भी कैसा है? फिजिकल चेंज। क्लियर है अंदर? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। नोट कर लिए? ये बहुत आसान सा टॉपिक है। तो बताओ, मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा चेंज होगा? जब आइस मेल्ट होता है तो कैसे चेंजेस आते हैं? तो उसमें भी होती है फिजिकल स्टेट में चेंजेस, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होती। तो वहां पर भी कौन से चेंज है? फिजिकल चेंज। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में सब्सटेंस की दुनिया चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो ऐसा चेंज, सच टाइप ऑफ चेंज in which new substance is formed, ठीक है। मीन्स ऐसा चेंज, इस चेंज में न्यू सब्सटेंस बने तो उस चेंज को बोलेंगे केमिकल चेंज। और यहाँ पे भी हो सकता है कि फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ जाए, फिजिकल डायमेंशन में चेंजेस आ जाए। तो केमिकल चेंज में फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिकल स्टेट में केवल फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल स्टेट में चेंजेस आते हैं या फिर फिजिकल डायमेंशन में चेंजेस आते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस के बनने के साथ साथ फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें कोल की, ठीक है, तो कोल एक सब्सटेंस है। अब कोल का जब कंबशन करते हैं, तो कोल के कंबशन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हार्मफुल गैस बनती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है? गैस है। और कोल क्या होता है? सॉलिड होता है। तो देखो यहाँ पे चेंजेस है, फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस आए और अल्टीमेटली केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजेस आए हैं। मींस यहाँ पर नया सब्सटेंस बना है। इट मींस ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। तो कोल जो है वो क्या होता है? कार्बन होता है केमिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? कंपाउंड है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम के मॉलिक्यूल से बनता है। मींस ये मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वेरियस नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मींस सिंगल ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये क्या है? नए कंपाउंड्स, नए सब्सटेंस है। तो यहाँ पर इस टाइप के चेंजेस में नए सब्सटेंस बन रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज, ठीक है। फिर और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें तो क्या होता है? आयरन एक मेटल है, मींस एलिमेंट है, ठीक है। उसको जब हम मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक रखते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर हो रहा है ऐसा चेंज जिस चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है,
तो ये अल्टीमेटली कैसा चेंज कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। तो रस्ट एक कंपाउंड होता है, आयरन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इस रस्ट को क्या बोलते हैं, केमिकली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये भी क्या है, केमिकल चेंज। तो जिन चेंजेस में सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, मींस नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, तो उन चेंजेस को केमिकल चेंज कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो यहां पर मिक्सचर ना बनकर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक नया सब्सटेंस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा नया सब्सटेंस है। तो यहां पर और वाटर खुद क्या है, एक सब्सटेंस है। तो वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में बोल सकते हो रिएक्ट किए और रिएक्ट करके नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। अब ये चेंजेस कैसा है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब देखो यूजुअली केमिकल चेंज में क्या ऑब्जर्व होता है, तो केमिकल चेंज में ऑब्जर्व होता है एनर्जी का चेंज। मींस उस चेंजेस में या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग केमिकल चेंज, इसको कहां लिखो, ऊपर लिखता हूं मैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग की बुक्स वगैरह में दिए होंगे, तो वहां से देख सकते हो। ड्यूरिंग केमिकल चेंज एनर्जी चेंज occurs, that is energy may be released or absorbed। तो कुछ केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज होती है, कुछ केमिकल चेंज में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। जैसे कि जब कोल का कंबशन होता है तो बताओ एनर्जी रिलीज होती है कि एब्सॉर्ब होती है? जब कोयला जलता है तो हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है, लाइट मिलती है। तो वहां पर हीट और लाइट क्या है, एनर्जी के फॉर्म्स है, हमें वहां पर एनर्जी मिल रही है। मींस जब कोल का कंबशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है हीट और लाइट के फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो वहां पे हीट निकलती है और हीट निकलने की वजह से आसपास गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसमें भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। चलिए फिर देखो, अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना हो तो ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ती है। मींस यहां पर हीट एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। और हीट के एब्सॉर्प्शन से कैल्शियम कार्बोनेट हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो नए सब्सटेंस बनते हैं, और नए सब्सटेंस क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कैसा चेंज, केमिकल चेंज। और इस चेंज में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल चेंजेस में या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है। वो डिपेंड करता है कि किसके साथ चेंजेस हो रहे हैं या फिर किसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सब आप लोग जब हायर क्लास में जाओगे, क्लास 10 में जाओगे, तब और अच्छी तरीके से सीखोगे, ठीक है। तो केमिकल चेंज के फॉर्म में एक चैप्टर है आप लोगों का क्लास 10 में, दैट इज केमिकल रिएक्शन। मींस केमिकल रिएक्शंस को ही केमिकल चेंज कहा जाता है। क्लियर है अगर? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। और केमिकल चेंज में एनर्जी चेंज होती है, लेकिन फिजिकल चेंज में यूजुअली एनर्जी चेंज नहीं होती, ठीक है। और एक और चीज कि जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है। मींस फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर वाटर को हीट करें तो हीट करने पर वेपर बनती है, तो फिजिकल चेंज हुआ, और उस वेपर को वापस कूल करके हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है।
तो फिजिकल चेंज यूजुअली मोस्ट ऑफ द केस में रिवर्सिबल होता है, बट जो केमिकल चेंज है वो नॉर्मली इरिवर्सिबल होता है। मींस मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, बाकी फिर जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो हायर क्लास में ये भी देखोगे कि कुछ केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। बट फिलहाल क्लास 9 के लेवल के लिए आप लोगों को ये याद रखना है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे और इन पॉइंट्स पे बेस्ड आप लोग डिफरेंस बना सकते हो किसके बीच में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में। क्लियर है अंदर? चलिए, तो आज के लिए इतना। बाकी ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। फिर आप लोगों का जो टेस्ट आएगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पढ़े हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो या फिर कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एंड जो भी डाउट होता है आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो उससे। ठीक है, चलिए, तो टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।